पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने भारत की मृदा के बारे में सामान्य अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत मृदा, मृदा के घटक और मृदा के निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक, मृदा परिच्छेदिका, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ठीक से देख ले, ताकि मृदा, भारत की जो मृदा को समझने में आसानी हो या इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। आज की वीडियो के अंतर्गत हम भारत की मृदा के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, के द्वारा भारतीय मिट्टी को कुल मिलाकर के 8 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आइए आज हम जो बचे हुए मिट्टी के प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, यह मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा समवर्ग है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की सबसे अधिक क्षेत्र में मिलने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा समवर्ग है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 18.6% भाग पर मिलती है, अर्थात 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय पठारों में मिलने वाली सबसे अधिक मिट्टी है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल होने का कारण है लौह ऑक्साइड एवं आयरन। लौह ऑक्साइड एवं आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी का रंग जो होता है वह लाल होता है। मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस नामक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप हुआ है। ये चट्टानों में खनिज की मात्रा तो प्रचुर मात्रा में मिलती है, परंतु ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा झारखंड में मिलती है। इसके बाद है काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा, कपासी मृदा या लावा मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण जो है वह विशाल चट्टान के अपक्षय के फलस्वरूप हुआ है। दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप मैग्मा धरातल के अंदर से या पृथ्वी के अंदर से बाहर आए और इस वाले क्षेत्र में आकर के और बैठ गए, जिसके फलस्वरूप विशाल चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये विशाल चट्टान के अपक्षय के फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता है कि बारिश पड़ने के फलस्वरूप यह अधिक चिपचिपी हो जाती है तथा मौसम शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जिसके कारण इसका जुताई जो है मानसून से पहले कर दी जाती है। इस मिट्टी में खनिज की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है, जबकि ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को चरनोजम कहा जाता है। यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है।
कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी मृदा समवर्ग है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.6% पर फैला हुआ है या 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर कवर करती है या 6.1 लाख किलोमीटर पर फैली हुई है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट शब्द जो है वो लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह मिट्टी भीगने पर मक्खन की जैसा चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर ईंट की जैसा कठोर हो जाती है, ईंट की भांति कठोर हो जाती है, ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर उच्च तापमान एवं उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के मुख्य रूप से यह मिट्टी जो है वह कर्नाटक और केरल तथा उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा राज्य में यह मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी पूर्णतः निछालित प्रक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती है। निछालन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप मिट्टी में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं वे जल के माध्यम से रिस करके धरातल के नीचे वाले भाग पर चले जाते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी पूर्णतः अनुपजाऊ हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है और इसके फलस्वरूप इस मिट्टी का अर्थात लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें खनिज की मात्रा कम पाई जाती है और ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास तथा पोटेशियम की कमी होती है। इस वाले क्षेत्र में मुख्यतः मसाले की खेती तथा इलायची की खेती की जाती है। इलायची की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड के पर्वतीय ढलान पर पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह मिट्टी पर्वतीय ढलान पर पाई जाती है, यह अपक्षय जनित मृदा है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जिसके कारण पश्चिमी भागों में सेव, अंगूर की खेती की जाती है, वहीं पूर्वी भाग में चाय की खेती की जाती है। लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा तथा क्षारीय मृदा मुख्यतः भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान वाले क्षेत्रों में मिलती है। यह मिट्टी उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर सिंचाई अत्यधिक होता है। सिंचाई के फलस्वरूप मिट्टी में जो पाए जाने वाले खनिज तत्व है वे खनिज तत्व अत्यधिक सिंचाई के कारण रिस करके अंदर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी जो होती है वह क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है। मिट्टी में चूना पत्थर या कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण यह मिट्टी लवणीय या क्षारीय हो जाती है। भारत की सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लवणीय मिट्टी गुजरात में मिलती है। पीट या दलदली मृदा, यह मृदा भारत के उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर अत्यधिक वर्षा होता है या जहां की जो जमीनें होती है वे पानी से पूर्णतः भीगी हुई रहती है। यह मुख्य रूप से दलदली क्षेत्र होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सबसे अधिक क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। अम्लीय मृदा एवं क्षारीय मृदा, मृदा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अम्लीय प्रकृति को दिखाता है, जबकि सोडियम एवं पोटेशियम की सांद्रता जो है वे क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। यदि मृदा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है तो मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है और जब मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। मिट्टी में अम्लीय या क्षारीय की मात्रा पीएच पैमाना से मापा जाता है। यदि पीएच का मान
6 से 7.5 होता है, वह मिट्टी उदासीन होती है। यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, पेड़ों की वृद्धि के लिए, पेड़ की जड़ों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। परंतु यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो, पीएच का मान 7 से अधिक हो तो मिट्टी क्षारीय, और 7 से कम हो, 7 से कम हो तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस प्रकार से मृदा में मिलने वाली 2 प्रकार की यह समस्याएं हैं। मिट्टी अत्यधिक अम्लीय प्रवृत्ति हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है तो उसे कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की समस्या, मृदा अपरदन और मृदा का निम्नीकरण मृदा में पाए जाने वाले 2 प्रकार की समस्याएं। विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय कारकों के फलस्वरूप मिट्टी जो है अपना स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे जगह विस्थापित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा क्षेत्र जो है वो अपर्दित हो जाता है और वह अपर्दित भाग जो है अनुपजाऊ और अनुर्वर हो जाता है। मृदा अपरदन के लिए प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक दोनों जिम्मेवार होते हैं। यह मुख्य रूप से जल द्वारा, वायु द्वारा और हिमनद के द्वारा अपरदन प्राकृतिक अपरदन कहलाता है, जबकि अत्यधिक पेड़ों की कटाई, खनन इत्यादि क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा जो है अपरदित हो जाती है, या मानवीय कारकों के फलस्वरूप मृदा अपरदित हो रही है। मृदा निम्नीकरण, मृदा की क्वालिटी या गुणवत्ता में लगातार ह्रास। विभिन्न प्रकार की दोषपूर्ण कृषि पद्धति है, वैज्ञानिक विधि का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग, कीटनाशक दवाई का उपयोग, खाद का उपयोग इत्यादि का अत्यधिक मात्रा में उपयोग के फलस्वरूप मिट्टी की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। इस क्रिया को मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। दोषपूर्ण कृषि पद्धति, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक खादों का प्रयोग, कीटनाशक दवाई का प्रयोग, है। अर्थात दोषपूर्ण कृषि पद्धति, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक खाद का प्रयोग तथा कीटनाशक दवाई का अत्यधिक प्रयोग के फलस्वरूप जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, या विभिन्न प्रकार के कूड़ा कचरा जो है या प्लास्टिक जो है वह हम मृदा में छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप मृदा की क्वालिटी या गुणवत्ता जो है लगातार ह्रास होता जाता है। यह क्रिया मृदा निम्नीकरण कहलाता है। मृदा अपरदन और मृदा निम्नीकरण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत है पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से सोपानी कृषि पद्धति या सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति। इस प्रकार से सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति अपना करके अपरदन को रोका जा सकता है। उसी प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र में मेड़बंदी अर्थात खेतों के चारों ओर मेड़बंदी करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने मृदा, उसके प्रकार, उनमें विभिन्न प्रकार की समस्या, उनकी रोकथाम के बारे में अध्ययन किया।